नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवीन शर्मा और आप देख रहे हैं परवीन शर्मा एडवाइस चैनल। परवीन शर्मा एडवाइस चैनल में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे दहेज प्रथा की। दोस्तों दहेज प्रथा हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है जो पुराने समय से काफी चले आ रहा है और उस पर किसी प्रकार की का अंकुश नहीं लग पा रहा है, जबकि हमारी सरकार ने उसके लिए 498, 498A, इसके अलावा और भी बहुत सारी धाराएं हैं जो कि महिला को पीड़ित करने वाले पक्ष पर लगती हैं। तो दोस्तों 90% या 80% तो या 70% तो लगभग मुकदमे कोर्ट में ठीक ही होते हैं, लेडीजों के पक्ष से जो किए जाते हैं। 20-30% मुकदमे ऐसे हैं जो कि लड़के वाले वहां सही होते हैं, वो गलत तरीके से भी करे जाते हैं। परंतु उन बातों को क्लियर करना बहुत ज्यादा असंभव होता है, इसीलिए महिला की हमारे यहाँ देश में पहली सुनवाई होती है और होनी भी चाहिए। दोस्तों फिलहाल हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, अब हम आते हैं दहेज पर। तो जो लोग दहेज के लोभी हैं या दहेज के बहुत बड़े लालची हैं, तो सबसे पहली बात तो दोस्तों मेरी ये बताइए कि लड़की वाला दहेज क्यों देगा, उसके ऊपर इस तरीके का प्रेशर क्यों बनाया जाता है कि दहेज लड़की वाला ही देगा। और दोस्तों ये चीजें अब मैं देख रहा हूँ, पहले तो हर धर्म में नहीं थी, मगर ये लगभग हर धर्म के अंदर ये चीजें चलने लगी हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो। लगभग ये लेन देन का जो सिस्टम है किसी ना किसी रूप में हर धर्म में चल रहा है। तो इसको दोस्तों हमें खत्म करना है। हालांकि हमारी सरकार ने इसे बहुत पहले खत्म कर दिया है, परंतु क्वेश्चन मार्क के बात को ध्यान से सुनना, परंतु क्या ये चीज खत्म हो गई? आपको क्या लगता है? जवाब है नहीं, खत्म हुई है दोस्तों, और ये लगातार बढ़ती चली जा रही है किसी ना किसी रूप में। तो मेरे कहने का जो मतलब है वो सिर्फ इतना है कि लड़की वाला जो पक्ष है और लड़के वाला जो पक्ष है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप दोनों लोग रिश्तेदार बन रहे हैं एक दूसरे के। तो अगर लड़की पक्ष वाला आपके चक्कर में बैंक से लोन उठा ले, किसी एनबीएफसी कंपनी से लोन उठा ले और वो कर्जे में आ जाए और आपको दहेज दे दे, तो क्या इज्जत होगी उस दामाद की, क्या इज्जत होगी उस घर के लोगों की? तो दोस्तों ऐसी घटनाएं बहुत सारी हुई हैं। ऐसी घटना में मैं आपको बताता हूं, एक केस मेरा खुद का देखा हुआ है, रियल घटना है। लड़की के पिताजी के पास, अब ये बात 2-3 साल पुरानी है, 5-7 लाख रुपए तक की व्यवस्था थी। उन्होंने कहा जी हम इतने पैसे तक खर्च कर देंगे, परंतु लड़के वाले बोले जी इतने में तो कुछ होगा नहीं, इतने में तो खाना भी नहीं होता आज की डेट में। तो उन्होंने कहा सर थोड़ा आप मिला लेना। उन्होंने कहा हम क्यों मिला लेंगे भाई, ये तो व्यवस्था तुम्हें करनी है, सब कुछ तुम्हें करना है। तो उन्होंने कहा जी 15 लाख से नीचे की शादी नहीं होगी। लड़की पक्ष ने घर पसंद आ गया था, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई अब शादी कर देते हैं, यहाँ पर 7-8 लाख रुपए का कर्जा उठाना पड़ेगा। उन्होंने 7 या 8 लाख रुपए का कर्जा उठा लिया बैंक एनबीएफसी कंपनी से। उसके बाद दोस्तों उन्होंने शादी कर दी, और उस लड़की की शादी के बाद वो लड़की ससुराल में अपने रहने लगी खुशी खुशी, परंतु उसके साथ वहां भी कलेश शुरू हो गया। और फिर शुरू हुई सबसे बड़ी दिक्कत, जो मैं हमेशा कहता हूं, बैंक और एनबीएफसी कंपनी की। वो जब पैसा नहीं चुका पाए उस शादी के लोन का, तो बैंक वालों ने उनका जो मकान था या कोई प्लॉट इस तरीके से कुछ गिरवी था बैंक के अंदर, उस पर कब्जा कर लिया और कौड़ियों के भाव से बेच दिया दोस्तों। तो ये लोग इतने निर्दलीय हैं, ये नहीं समझते हैं कि उनको सिर्फ इतना मालूम है हमने इनको पैसा दिया है और अपना पैसा हमको इनसे लेना है। इसके अलावा तीसरी बात ये लोग नहीं जानते, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है चलो उनमें उनकी गलती भी नहीं है। अगर वो हर एक को ऊपर पैसा छोड़ देंगे तो फिर वो बैंक और एनबीएफसी कंपनी खत्म हो जाएगी। तो एक बात ये भी सत्य है। तो दोस्तों इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे दहेज प्रथा की, और दहेज की बातों में ये बात बीच में आ गई। तो दोस्तों बिल्कुल भी दहेज नहीं लेना है, दहेज नहीं मांगना है। एक कहावत है दुल्हनी दहेज है। अगर आपको अच्छे परिवार की लड़की मिल जाती है तो वो दहेज से कम नहीं है, उसको जिंदगी भर आपके साथ रहना है। अगर 2-4-5 लाख रुपए शादी में ज्यादा भी खर्च कर देगा तो कोई आपकी जिंदगी उसमें नहीं कट जाएगी, और कोई कम भी कर देगा तब भी काम चल जाएगा। ऐसी तो होता है भाई, कहीं 5 लाख किसी का बजट है या किसी का बजट 20 लाख का है, 25 लाख का है, उसने 2 लाख 3 लाख तुम्हारे कहने ज्यादा कर दिए, उसी में तुम मंगते बन जाओगे, तुमने मांग कर ली।
तो मांग नहीं करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उपहार में कोई लड़की वाला अगर लड़के पक्ष को देना चाहता है अपने प्रेजेंट में या उसके ये में, तो एक अलग मैटर है, अपनी खुशी से दे रहा है वो, तो वो दहेज में काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मांगता है अपने और एक डिमांड रख देता है और उस डिमांड के पूरा ना होने पर शादी को नहीं करता है, तो वो दहेज माना जाएगा दोस्तों। क्योंकि देखो, लड़की को जब व्यक्ति 20 साल 25 साल की उम्र तक पढ़ाता है, लिखाता है, सब कुछ करता है और उसके बाद लड़की आपको दे देता है, भाई आपका भी तो परिवार चला, आपका भी तो वंश आगे बढ़ा, आपके भी तो बच्चे हुए, तो जितनी जरूरत शादी की लड़की पक्ष को है उससे भी ज्यादा जरूरत लड़के पक्ष को है। तो दोनों पक्षों में भेदभाव क्यों? ये भेदभाव बिल्कुल गलत है दोस्तों। इस भेदभाव को हमें एकदम खत्म करना है, अपने समाज से इसको मिटाना है। ये एक तरीके की बीमारी है और ये बहुत दिमागी बीमारी है। आपने देखा होगा ज्यादातर नियम कानून हमारे यहाँ पर लड़की पक्ष वालों के लिए ही होते हैं, लड़के पक्ष वालों को नहीं होते हैं। चाहे वो गलत काम करें और जो भी करें, एक लड़की पक्ष वाले ने गलती कर दी तो उसके ऊपर सारे कानून थोप दिए जाते हैं। और एक अनुरोध मैं आपसे और करूंगा, कभी भी किसी लड़की की शादी में जाएं, खाना वहां मिले ना मिले जो भी हो, बुराई नहीं करनी है उस खाने की, क्योंकि उन लोगों ने अपने बहुत पैसे से बनवाया होता है। भाई हलवाई खाना बनाता है, कोई ये तो नहीं लड़की के पिताजी खाना बना रहे हैं। पहली चीज, लिफाफा जरूर दे करके आए, कन्यादान जरूर करके आए कि भाई ये लो लिफाफा, और खाने पीने की कोशिश वहां ना करें अपने चले आए। मैं शादी में लड़की की ज्यादातर जाता हूं तो मैं वहां खाना खाकर नहीं आता हूं, जो भी मेरी श्रद्धा होती है उतना लिफाफा मैं देकर आ जाता हूं, या मेरे पिताजी जाते हैं वो भी देकर जाते हैं। हम लोग इन चीजों में बहुत ज्यादा स्टीक है और बिल्कुल हम किसी का। और एक चीज और है, उन रिश्तेदारों से भी मैं कहना चाहूंगा जो किसी की कन्या की शादी में लड़ते हैं झगड़ते हैं, तो वो एक तरीके का अपराध करते हैं, क्योंकि तुमको मदद करनी चाहिए, ना कि वहां जाके कि हमारे फोटो नहीं हुए, हमें पूछा नहीं, हमें ये नहीं करा, हमें वो नहीं करा। ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि शादी इसके घर में होती है, वो बहुत व्यस्त होता है, उसके दिमाग से बहुत सारी बातें स्लिप हो जाती हैं, ध्यान नहीं रहती हैं। इंटेंशनली उसने ऐसा नहीं करा जानबूझ के, आपके साथ धोखे से हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों वहां पर। तो इन बातों को इग्नोर करें, दिमाग में ना लें और बिल्कुल भी ना लें। किसी की शादी विवाह हो रहे हैं, आराम से हो जाने दें, अपना तुम अपने काम से काम रखें, पहली चीज। दूसरी बात, दहेज लेना पाप है और दहेज देना भी पाप है, परंतु एक क्वेश्चन मार्क यहां पर उठता है, अगर लड़की पक्ष वाला अपनी बेटी को अपनी इच्छा के अनुसार अपनी सहमति से अपने मन से कुछ उपहार देता है तो वो दहेज में नहीं माना जाएगा, वो उपहार माना जाएगा। उपहार आप किसी को भी दे सकते हैं, वो एक अलग मैटर है। दहेज वो है कि उसकी कैपेसिटी नहीं है देने की, उसका वो चीज देने का मन नहीं है। आपने कह दीजिए मुझको तो इतने लाख की कार चाहिए, 20 लाख की, अब उसका तो कार देने का मन था नहीं, उनके पास तो उतना बजट नहीं था, लेकिन उन्होंने आपकी डिमांड पूरी कर दी आपकी मांग पर, तो उसको दहेज बोला जाएगा दोस्तों। कि जो चीज नहीं देने की इच्छा है उसको मांगा जा रहा है, जबरदस्ती में प्रेशर डाला जा रहा है कि ये दो तब शादी करेंगे। तो ऐसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इन दहेज के लोभियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये लोग दहेज बिल्कुल ना मांगे। हालांकि अभी हमने अपनी सिस्टर की शादी करी है 18 महीने पहले। हमारे जो दामाद जी हैं उनका नाम है श्री शरद शर्मा, उनके फादर का नाम है श्री अरुण कुमार शर्मा। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं। हालांकि हमने सब कुछ उपहार में दिया, परंतु उन्होंने अपने मुंह से हमसे एक बार भी ये नहीं कहा कि हमको ये दे दो वो दे दो। जो उन्होंने कहा जो तुम्हारी इच्छा है वो दो आप। जब ये शादी बहुत अच्छी करी, सब कुछ करा, तो हमने खुशी खुशी करी, जो हमारे पास था, हमारी कैपेसिटी में था, हमने करा। अब वो बोलते जी 2 करोड़ खर्च कर दो, 1 करोड़ कर दो, तो फिर आदमी क्या करता? शादी करनी तो कर्जा करता। तो ऐसे रिश्तेदार मिलना भी बहुत मुश्किल काम होता है। तो ऐसे लोगों का बहुत सम्मान करें, जिन लड़कियों को ऐसे घर मिल जाए वो उनकी इज्जत करें, अपने सास ससुर को बहुत पूजें और वो सम्मान दें, क्योंकि ऐसे लोग किस्मत से मिलते हैं। अच्छे रिश्तेदार जल्दी नहीं मिलते हैं, अच्छे रिश्तेदार किस्मत वालों को ही मिलते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही मैं अपनी शादी की भी मैं बात बताऊं, मेरी शादी जब हुई थी 2014 में, तो हमारे ससुर जी ने बहुत कुछ खर्च करा, अच्छा खासी शादी करी, बहुत पैसा भी खर्च करा, सब कुछ करा, लेकिन हमारे पिताजी ने हमने किसी प्रकार की डिमांड नहीं रखी थी, क्योंकि हम इसके खिलाफ थे शुरू से दोस्तों। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ करा, उनकी एक ही बिटिया थी। तो ये सब चीजें होती हैं, अच्छे लोगों की पहचान होती है, क्योंकि किसी से कुछ मांगना है तो भगवान से मांगो, किसी से मांगने का कोई फायदा नहीं है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत से अपनी कार खरीदो,
अपनी मेहनत से उसमें घूमोगे तो अच्छा लगेगा। दहेज की कार में अगर आप घूमोगे तो दिल में कहीं ना कहीं आएगा फ्री का माल मिल गया हमको, ठीक है ना। तो वो लड़की भी साथ बैठ के जाएगी, उसको भी लगेगा मेरे पिताजी की कार में घूम रहा है। तो इस तरीके से ये सब चीजें हैं दोस्तों। बाकी तो भाई सब समझदार हैं और आपको दहेज मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि कानूनी अपराध तो ये है ही और 100% अपराध है। और ये बहुत अच्छी खासी क्राइम की धारा है ये 498A और 498, इसके अंतर्गत मुकदमा दर्ज हो गया अगर आपके ऊपर तो आपको 7 साल की सजा हो जाएगी और जमानत भी आपकी जल्दी से होगी नहीं, ये मैं बता दूं। तो इसलिए ऐसी हरकतें नहीं करनी है। और जिन परिवारों में, जिन घरों में महिलाओं की इज्जत नहीं होती है या महिलाओं को मारा पीटा जाता है, वो परिवार बर्बाद हो जाते हैं और ऐसे घर एक तरीके के शमशान होते हैं। तो ऐसे घरों में बिल्कुल ना करें। आपकी बीवी जो आपको इतनी इज्जत देती है, आपका खाना पीना चाय पानी का ध्यान रखती है, उसके संग बदतमीजी लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें और बिल्कुल ना करें। तो आपका जो परिवार है खुशहाल होगा, अच्छा होगा। घर में छोटे बच्चे हैं, उनसे प्यार का व्यवहार रखें, उनके संग अच्छी तरीके से घूमें। यही जिंदगी का नाम है, यही जिंदगी है और आराम से रहें। मांगा मूंगी में ना पड़े कि दहेज नहीं आया। शादी के बाद भी मैं देखता हूँ कई सारे घरों में, अरे अभी तो ये ना आया, अभी तो वो ना आया। खासकर देहाती क्षेत्रों में बहुत होता है। महिलाओं को दबा कर रखेंगे, लड़कियों को दबा कर रखेंगे, उनको फालतू बोलने नहीं देंगे, उनका घूंघट कराओ, ये कराओ वो कराओ। शर्म आंखों में होती है, सर पे चुनरी डाल लो हल्की फुल्की। जिस परिवार में इज्जत का ये इतना ही है, ऐसा नहीं है कि पूरी यहाँ तक साड़ी कर ली तो ये आपका सम्मान आप कर रही हो सामने वाले का, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल भी इस तरीके की कहीं घटना हो रही हो, किसी महिला को अड़ोस में पड़ोस में कहीं परेशान करा जा रहा हो, तो आप पड़ोसी अगर वहां के हो तो आप तुरंत प्रभाव से पुलिस को चुपचाप फोन कर दो और पूरी घटना की जानकारी उनको दे दो। तो बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पर शादी के बाद महिलाओं को परेशान करा जाता है। जब तो शादी नहीं होती है तब तो उनको लगता है शादी हो जाए हो जाए, जब हो गई तो घर में सास है ससुर है। सब घरों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे घर 10-20% ही है, 70-80% घर लगभग ठीक है। तो पति पत्नी भी अपने आपस में तालमेल बना के चलें, क्योंकि उनके आपस में तालमेल अच्छे नहीं होंगे तो घर परिवार वाले भी कुछ नहीं कर सकते फिर। तो मेन तालमेल उनका होना चाहिए, एक दूसरे की बात को एडजस्टमेंट करना चाहिए दोस्तों। ये चीजें हल्के वैसे तो कुछ समय के बाद आदमी के दिमाग में अपने सब कुछ आ जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं पता है जिंदगी नहीं सुधरते हैं। तो दोस्तों बोलने को तो बहुत कुछ है, लास्ट में मैं यही बोलूंगा, दहेज बिल्कुल ना मांगे, दहेज के एकदम खिलाफ रहें। अगर किसी से कोई महिला को कोई परेशान कर रहा है और उससे दहेज मांगा जा रहा है और उसे गलत तरीके से प्रताड़ित करा जा रहा है, तो मैं परवीन शर्मा उस महिला की मदद करने को तैयार हूं, बिल्कुल तैयार हूं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मुझे फोन करें उसके परिवार वाले, घर वाले। हालांकि मैं कोई वकील नहीं हूं, लेकिन मैं उनको बिल्कुल सही गाइडलाइंस दूंगा, सही तरीके से समझाऊंगा, एक बार में उनकी बैठा के मीटिंग में करा दूंगा। इतनी मदद मैं उनकी कर सकता हूं विदाउट कॉस्ट, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। तो किसी का घर अगर खराब हो रहा है तो उसको बसवाना एक पुण्य का काम होता है दोस्तों, क्योंकि वो माँ बाप ही जानते हैं जब उनके संग ऐसी मुसीबत आती है तो उनके बारे में दिक्कत तो फिर वही समझते हैं। बहुत सारे घर, अब ऐसा नहीं है कि कई घरों में लड़के सही हैं, कई जगह लड़कियां भी आ जाती हैं, ये तो आपको पता ही है। ऐसे केस भी आपने सुने होंगे। अब बाद में फिर लड़कियां आती हैं, वो पता ऐसा सुना होगा आपने कि लड़की की शादी हुई 4 दिन के बाद अपने प्रेमी के संग वो फरार हो गई। अब बताओ, तो वहां तो लड़कों वाले की गलती नहीं है ना, मैं देखो दोनों पक्षों की बात करूंगा, ऐसी भी लड़कियां हैं। तो दोस्तों शादी से पहले खूब हल्ला करें, पता करें परिवार के बारे में, लड़की वाले भी लड़के वाले भी दोनों पक्ष पर पता कर लें। ऐसा ना हो कि उस लड़की का पहले की चक्कर चल रहा हो या उस लड़के का पहले की चक्कर चल रहा हो। तो भैया ऐसी लड़कियां लड़कों से मेरी रिक्वेस्ट है वो शादियां वहीं करें जहां उनके चक्कर चल रहे हैं, किसी शरीफ आदमी को ना फंसाएं। ये एकदम ओपनली बात मैंने बोली है, ऐसे जल्दी कोई बोलेगा नहीं, एकदम क्लियर बात हो, सत्यता भी है ये। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा प्रेमी के संग मिलकर पति का मर्डर, ऐसे भी केस हुए हैं ना, अखबार में आए दिन आती रहती हैं। तो वो गलत घर की लड़कियां होती हैं, तो गलत परिवार की होती हैं, दहेज ज्यादा लेके आ जाती हैं, फिर आपको मरवा देती हैं बाद में। तो दोस्तों अच्छे घर की लड़की लाएं, अच्छे परिवार की लाएं, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लड़की का नेचर, क्योंकि लड़की परिवार में आके आपके घर को स्वर्ग बना देगी। और गलत लड़की आ गई तो आपका घर शमशान घाट से कम नहीं होगा, ये ध्यान कर ले दोस्तों आप। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको लड़की कैसी मिली, लड़की ससुराल कैसे मिली, पैसे की बात थर्ड पार्टी पर आती है, थर्ड नंबर पे आती है दोस्तों। तो इस तरीके के केस भी आपने सुने हैं, इसे जांच पड़ताल करके शादी करें। और ऐसी लड़कियों से मेरी विनती है, अनुरोध है, और ऐसे लड़कों से भी है जिनका कहीं भाई शादी करने का और मन है, तो जबरदस्ती वो किसी का घर बर्बाद ना करे, क्योंकि दोनों ही लड़कियां लड़की दो में से एक भी गलत होगा तो घर बर्बाद हो जाएगा।
और या फिर ऐसा कुछ हो चुका है तो भैया उसको सेटलमेंट करें और उस चीज को अपनी लाइफ में बदलें। तो इसका सबसे बड़ा यही रीजन है और वो जरूरी भी है। तो ये होता है एज का सिस्टम आदमी का, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। तो दोस्तों होने को तो हमारे पड़ोस में थोड़ा दूरी पर एक लड़का है, बड़ा अच्छा शरीफ लड़का है, पूरा परिवार शरीफ है, और वो लड़की जो है उनके ऊपर उसने केस कर दिया है और वो अपने घर जाके बैठ गई है। हमने तो ये हमारी आंखों को देखा हुआ केस है, रोज हमसे बोलता है बेचारा भैया बताओ, उसको हम देख रहे हैं काफी 10 साल से। ऐसे केस भी हैं कि जहां पर लड़कियां भी गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन दोस्तों लड़की के पक्ष में सब कानून है, सब कुछ है। उनकी बात 90% सुनी जाएगी तो आपकी सुनी जाएगी 50%। और आपको दहेज बिल्कुल नहीं मांगना है, दहेज प्रथा बहुत गलत है और 10% लड़कियां ही गलत हैं, 90% तो पुरुष ही गलत हैं। उनकी फैमिलियां जहां लड़कियों को प्रताड़ित करा जाता है, 10% लड़कियां ऐसी हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, उन्होंने बताई हैं। 90% लड़कियां शादी के बाद अपना परिवार लेकर चलती हैं दोस्तों। तो ये सब चीजें एक जनहित में है, जानकारी दी है मैंने आपको, जो मैंने अपने तजुर्बे से अपनी समय में देखा है। बहुत चीजें इस तरीके के मैंने केस देखे हैं, क्योंकि मैं तो रहता हूँ मार्केट में, हर जगह समाज में उठता बैठता हूँ, क्योंकि मैं सामाजिक प्राणी हूँ। समाज में मेरा उठना बैठना बहुत है लोगों को, तो हर तरीके की बातें मेरे सामने आती हैं। तो उसी प्रकार की मैं वीडियो बना देता हूँ। अगर आपके संग में ऐसी घटना घटी है, कमेंट करें, मुझे बताएं, हाँ भैया हमारे संग ऐसा हो रहा है, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपका परिवार ना टूटे। कोई कोर्ट कचहरी में आप जाओगे तो आपका भी पैसा बर्बाद होगा, लड़की पक्ष का पैसा बर्बाद होगा, दोनों का बर्बाद होगा। खात लगेगा आपके 18-20 साल के बाद कोई फैसला। क्योंकि दोस्तों कोर्ट में हमारे सबसे पहली बात यह है, एक अपराधी 100 अपराधी बच जाए लेकिन एक शरीफ आदमी को बाई मिस्टेक सजा ना हो जाए दोस्तों। ये पहला हमारे यहाँ पर ये पहली चीज लिखी हुई है कोर्ट के अंदर हमारे धारा में। तो इसीलिए जज साहब इतनी जल्दी फैसला नहीं करते हैं, भले ही कोई भी मुकदमा लगे, लेकिन जमानतें वगैरह हो जाती हैं आराम से, थोड़ा समय लगता है। तो इस बात का ध्यान रखें, इस तरीके की हरकतें बिल्कुल ना करें। और उन लड़की वालों से भी मेरा रिक्वेस्ट है जो फालतू में किसी को परिवार को ना फंसाएं और गलत तरीके से उनके ऊपर केस दर्ज ना करें। तो दोस्तों होता यह है कि जब लड़की पक्ष, देखो लड़की के माँ बाप जो होते हैं वो तो भाई किसी को शौक लगा है कि शादी करने के बाद लड़की को फिर अपने घर रख के लड़के वालों पर केस करने का, डबल खर्चा करने का, ये सब चीजें लड़की पक्ष वालों की मजबूरी होती हैं। तो उनकी बिटिया परेशान होती है, तब फिर वो इस तरीके के समझाने के बाद वो लोग नहीं मानते हैं, तब ऐसे कारनामे होते हैं। 90% केस में लड़के वाले ही गलत पाए जाते हैं, 90% में। तभी तो हमारे देश में कानून लड़की के औरतों के पक्ष में बने हैं, क्योंकि जब शुरू से सरकार ने देखा कि दहेज प्रथा के मामले में बहुत लड़कियों को मारा जा रहा है, वो जला दिया जा रहा है, ये सब चीजें पहले हो चुकी है, पता ही है आप लोगों को। तो इसीलिए ये कानून स्ट्रांग बने हैं। कानून जिस पक्ष में बनता है तो पीड़ित पक्ष हमेशा वही होता है, क्योंकि उस बात को ध्यान में रख के बनता है। ऐसा नहीं है कि सब लड़कियां सिर्फ 5-10% गलत हैं, लेकिन जहां उनकी शादियां होती हैं वो परेशान होती हैं, दिक्कत में आती हैं, तब कोर्ट कचहरी होता है। कानून जो है लड़कियों के पक्ष में हवा में बोल देना सही नहीं है। लड़कियों के पक्ष में कानून है, वो कानून इसलिए पक्ष में है क्योंकि ऐसी स्थितियां बनी थी बहुत पहले से, दिक्कतें ऐसी आई थी, तो ये सब कानून लड़कियों के पक्ष में बने थे दोस्तों। क्योंकि हमारे यहाँ की महिलाओं को परेशान करा गया था, और हमारे यहाँ भारत के अंदर महिलाओं की बहुत इज्जत है, उनको देवी का रूप माना जाता है, और उनको उसी रूप में आप भी उनकी इज्जत करें, सब कुछ करें दोस्तों। वीडियो तो बहुत लंबी हो सकती है, इस बारे में मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन अब क्या बोलूं, 18 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अब आपसे अनुरोध है इस वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।